हाँ, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और इससे हर एक साल जेई मेंस या नीट, है ना, हर एक साल एक क्वेश्चन आना कंफर्म होता है। ये फिक्स है, चाहे एज ए बोर्ड लेवल से देखा जाए तो वहाँ भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स का आता है, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन वेटेज इसका भी है। कुछ समय पहले जस्ट प्रीवियस ईयर में ये 12th क्लास से हटा दिया गया था, इसको 11th में कर दिया गया था। ठीक है, अब फिर से इसको किस में 12th में कर दिया गया। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का जो है कि सॉलिड स्टेट में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले जब हम सॉलिड स्टेट देखते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ना, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि ये सॉलिड होता क्या है। ठीक है, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन जब होता है तो उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड कैसे है ना, टाइप्स ऑफ सॉलिड हम पढ़ा करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड के बाद हम लोग देखा करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब 2 तरह के सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो अमॉर्फस का हम लोग नहीं देखते, फिर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। ठीक है, सॉलिड। अब ये सब इंट्रोडक्शन में ही आएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है कि डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड वर्सेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है बोर्ड लेवल पे। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना होता है, जब ये हम पढ़ लेते हैं तो थर्ड में हमको पढ़ना होता है रेडियस, है ना, जिसको हम आयोनिक रेडियस वगैरह पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो रेडियस और रेडियस के साथ हमको पढ़ना होता है एज लेंथ। ठीक है, या बोलो तो यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखा करते हैं यूनिट सेल। ठीक है, और इसी के साथ हम यहाँ देखा करते हैं लैटेक्स। ये लैटेक्स क्या होते हैं ये सब हम यहाँ देखेंगे। फिर जब लैटेक्स हो जाएगा तो चौथा में हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लैटेक्स। कितने तरह के टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं और लैटेक्स। ठीक है, ये जब होता है तो पंचमा हम लोग देखते हैं कि सेल पैरामीटर। ठीक है, ये अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूँ। ठीक है, सेल पैरामीटर जब हो जाता है तो फिर रेडियस और एज लेंथ का हम लोग रिलेशन देखा करते हैं। ठीक है, रेडियस एज लेंथ का रिलेशन जब देख लेंगे उसके बाद हम लोग एक पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी देखा करते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर देखा करते हैं। उसके बाद रेडियस रेशियो। फिर कुछ देखा जाता है टाइप्स ऑफ आयोनिक सॉलिड को। ठीक है, जिसमें ZnS है ना या NaCl का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, सब कुछ बनावट देखते हैं। फिर आता है डिफेक्ट। कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं, जैसे कुछ भी जब बनता है तो उसमें डिफेक्ट आते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरा चैप्टर देखा करते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये थियोरेटिकल पार्ट है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन उठ के आते हैं वो थियोरेटिकली ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकली बहुत कम होते हैं। 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसमें सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, है ना, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बहुत तरह के सेल पढ़ने यहाँ पे पढ़ने हमको। फिर उसके बाद सेल पैरामीटर, ये हर एक साल जो पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है, सेल पैरामीटर से। ठीक है, यहाँ पे एंगल वगैरह आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं वो जेई और नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जेई के लिए ये दोनों खासकर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद आता है जो न्यूमेरिकल आएगा वो कहाँ से आएगा, तो इसमें एक डेंसिटी पढ़ना है और उसी के साथ साथ पढ़ना है हमको कि डेंसिटी हो गया, एक रेडियस रेशियो पढ़ना है, वहाँ से न्यूमेरिकल उठ के आते हैं। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं नॉर्मली। ठीक है, चैप्टर क्या है, जब हम सॉलिड स्टेट देखा करते हैं, है ना, तो सॉलिड स्टेट कहाँ से आया होगा, तो 9th क्लास में हम लोग को पढ़ाया गया था मैटर, है ना। सबसे पहले हम लोग को 9th क्लास में पढ़ाया जाता है मैटर। ठीक है, और मैटर भी 2 तरह से हम लोग को पढ़ाया जाता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की। ठीक है,
तो जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा करते थे, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन जब देखते थे तो वहाँ पे हम लोग को ये 3 पार्ट में पढ़ाया जाता था। एक्चुअली 5 पार्ट्स होते हैं, लेकिन 3 पार्ट्स जो बेसिकली हम लोग को ज़्यादा पढ़ना होता था। उसमें पहला होता था सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस होता है, ठीक है। तो जो सॉलिड होते हैं इसके बारे में हम लोग को बताया गया था कि ये क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है। क्लोज पैकिंग, ये कोई बॉक्स है, ये पूरी तरह से क्या है, क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है। लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड में क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है एटम के बीच का, अच्छा इसमें कुछ कुछ टर्म है जो आपको पढ़ना है। पहला टर्म है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, ठीक है, इसको जानते हैं आप लोग, है ना। ये जो मैंने यहाँ पे पार्टिकल दिया है ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है ये एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे हम मोल कंसेप्ट में पढ़ के आए हैं, है ना, कि वहाँ पर अगर बात करेगा पार्टिकल्स का तो पार्टिकल्स में हम एटम भी लेते थे, मॉलिक्यूल भी लेते थे और आयंस भी लेते थे। उसी तरह यहाँ है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरा होगा, एक टर्म आता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इस स्पेस को हम गैप भी बोल सकते हैं, ठीक है, या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये अब क्या होता है, जैसे 2 आइटम हमने लिया, ठीक है, ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, ठीक है। अब ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच का ये जो गैप है ना, ये गैप ही कहलाता है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या गैप, ठीक है, कि कितना ये दोनों गैप पे यहाँ पे प्रेजेंट्स है, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, तो थर्ड यहाँ पे होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे अगर ये दोनों क्लोज है, ठीक है, तो एक एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा है, अगर क्लोज है तो दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, है ना। मीन्स अगर ये चिपके हुए हैं तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर गैप मिनिमम है ना, ठीक है। अब अगर पार्टिकल्स की बात हो तो पार्टिकल्स अगर मान लो आयरन का है तो आयरन का पार्टिकल्स होगा, एल्युमिनियम का तो एल्युमिनियम के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर सॉलिड अगर बोला जाए कि सॉलिड क्या है, तो सॉलिड में हम क्या लिख सकते हैं कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और गैप मिनिमम है ना। तो अब ये जो लिक्विड, सॉलिड और गैस है ये हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, गैसेस को हम गैसेस स्टेट में पढ़ के आए हैं 11th में, ठीक है। लिक्विड को हम यहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है, और फिजिक्स में पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। और ये सॉलिड स्टेट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लो, ये जो सॉलिड है इसमें क्या है, क्लोज पैक्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर गैप या डिस्टेंस मिनिमम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, ठीक है। लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या डिस्टेंस एज़ कम्पेयर सॉलिड थोड़ा सा ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज़ कम्पेयर सॉलिड क्या है, कम है, ठीक है। लेकिन जब हम गैसेस की अगर बात करें, ठीक है, तो गैसेस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दूर दूर पे होंगे वो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या डिस्टेंस सबसे ज़्यादा और आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम, है ना। तो ये आपका 9th क्लास का बेसिक टर्म है, ठीक है, जो यहाँ पर यूज होगा, ठीक है।
अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज है ना आप नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखना है, इंट्रोडक्शन है, लिख लो, है ना, लिख लो इसको। कोई डॉट वगैरह है यहाँ पे? यहाँ तक अभी तक तो नहीं होगा, है ना? क्या? वो मैं पढ़ाऊँगा जब 11 का चलेगा ना रिवीजन, तो उसमें मोल कंसेप्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो उसके लिए टेंशन मत लेना, 11th का सारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में जब अगर तुम लोग का ऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा ना 12th में, तो ऑर्गेनिक 11th से स्टार्ट होगा। पूरा ऑर्गेनिक एक साथ पढ़ाया जाएगा, मीन्स नोमेनक्लेचर से लेके बायोमोलिक्यूल तक एक साथ ही पढ़ाया जाएगा पूरा। वैसे होगा क्या, वैसे भी जब 12th में कोई जाता है तो उसको रिवीजन करना ही पड़ता है, तो वैसे पूरा रिवीजन एक साथ चला जाएगा, है ना। तो पहले हम इसका फिजिकल करेंगे 12th का, और 11th का भी फिजिकल कर लेंगे। उसके बाद इनऑर्गेनिक भी एक साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब साथ में चलेगा। 12th के फिजिकल में सॉलिड स्टेट आएगा, इसके बाद सॉल्यूशन आएगा, केमिकल काइनेटिक्स आते हैं, सरफेस केमिस्ट्री आता है। यही 4 चैप्टर है आपका बस। फिर मेटलर्जी भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, और बाकी फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना, 16, 17, 18, है ना। और आपका इसमें और आता है, फिर आपका ऑर्गेनिक चला आएगा, हेलो अल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, कार्बोजेलिक एंड डेरिवेटिव्स, फिर पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, ये सब चलता है पूरा। ठीक है, हो गया। तो ये तो बेसिकली आपका बस एक मतलब क्या बोल सकते हैं, ये था आपका हाँ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लिखेंगे डिफिनीशन सॉलिड का। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो अगर हम सॉलिड का डिफिनीशन लिखें तो सॉलिड का डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे? ठीक है, सॉलिड का डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे? तो सॉलिड का डिफिनीशन में लिखो, ठीक है, द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर in which, the state of matter in which constituents are bonded with strong force of attraction, are bonded with strong force of attraction। ठीक है, क्लियर। ये सॉलिड का डिफिनेशन सही है, मतलब एक शॉर्ट टर्म का है ना, छोटा सा मोटा डिफिनेशन है। इसके बाद लिखा जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम या बोलो तो शेप एंड साइज, वो क्या होता है, डिफिनिट होते हैं या फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे फिक्स्ड यूज किया करता हूँ। ठीक है, आप लोग डेफिनेट भी लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड जो आता है, सेकंड क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इसका क्या होता है, मिनिमम होता है ना, या कहो तो नेग्लेक्जिबल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लो। ठीक है, सवाल ये आता है कि लो क्यों होता है,
तो सॉलिड में अभी हमने पढ़ा कि उसका जो स्पेस मिनिमम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो स्पेस कम होगा जैसे ये चौक का, तो हम इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल ऑलरेडी क्लोज पैक्ड है। ठीक है, अब अगर देखें थर्ड, तो थर्ड में क्या होगा, इसका एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है ना। तो इसका अगर हम लिखें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगा, इसका हाई होगा, है ना। क्या होगा, हाई होगा। अब ये हाई क्यों होगा, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि वो क्या है, सारे बॉन्डेड होते हैं, है ना। तो बॉन्डेड जब रहेंगे, जैसे ये देखो कि अगर मैंने ये सॉलिड का बनाया कि आपके पास पार्टिकल क्या है, क्लोजली पैक्ड है, इस तरह से आप यहाँ से क्या कर रहे हो, एक हीट दे रहे हो, है ना। आप यहाँ से हीट दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ, ठीक है। तो हीट देने पे क्या होगा कि ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, जब हम हीट देंगे तो ये हीट, ये एटम एज ए काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, गेन किया, तो जब काइनेटिक एनर्जी गेन किया तो फिर ये एटम इस एटम को और ये एटम इस एटम को, मतलब जो भी इसके कांटेक्ट, मतलब नेबर रहेंगे, उसको हीट सप्लाई करेगा, और सारा पूरा क्या होगा, हीट सप्लाई होगा। एक लेवल जब आएगा कि ये पूरा सारा का सारा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट। जैसे मान लो आइस का था, आइस में क्या होता था कि जैसे मान लो वो -5 डिग्री सेल्सियस था, हमने हीट देना स्टार्ट किया, जैसे ही वो 0 डिग्री पे आता था तो टेम्परेचर कुछ देर के लिए क्या होता था, कांस्टेंट हो जाता था, और वो सारा टेम्परेचर क्या ही करता था, उस टेम्परेचर को बॉन्ड ब्रेक करने में यूज किया करता था, है ना। टेम्परेचर को क्या करता था, बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज करता था एज ए हिडन टेम्परेचर के तरह, जिसको हम लैटेंट हीट बोला करते हैं। तो वो टेम्परेचर वो यूज किया करता था। जब सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में बदल जाता था तो फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्टार्ट होता था, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा। तो बॉन्ड को एकदम से ये तोड़ नहीं पाएगा, ये थोड़ा सा क्या होगा, गैप मेंटेन करेगा। ठीक है, गैप मेंटेन करेगा मतलब सॉलिड से ये लिक्विड में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जाने में 2 तरह के टेम्परेचर यूज किए गए हैं। पहला टेम्परेचर है आपका स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। दूसरा है आपका लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक हीट है इसको क्या बोलते हैं, डिफिनीशन क्या होगा शॉर्ट में, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, एक फिक्स डेफिनेशन होता है कि किसी भी सॉलिड में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ कराने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर हम प्रोवाइड कराते हैं वो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा, टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर इन सॉलिड, है ना, उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस है और ये 1 केल्विन है ना, तो दोनों में बहुत सा डिफरेंस है ना। हम जहाँ तक जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेरा 273 केल्विन इंडिकेट किया जाता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये 273 केल्विन इंडिकेट किया जाता है। तो मैंने यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन लिख दिया, तो तब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, है ना। लेकिन एक्चुअल आप अगर 0 से, है ना, 1 पे आओगे, 1 डिग्री सेल्सियस अगर लिखा जाए और यहाँ से भी अगर 1 मतलब बढ़ाया जाए, मतलब ये 1 इंक्रीज़ किया तो इसमें भी +1 करना पड़ेगा, है ना। तो +1 करेंगे तो कितना आएगा, 274 केल्विन आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ कितना बढ़ाया गया, 1 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से यहाँ कितना बढ़ाया गया, 1 केल्विन। तो ये जो लिखा गया है वो इस पे डिनोट किया गया है, मीन्स किसी के रेफरेंस में बढ़ाया जा रहा है। कोई भी जब आप सॉलिड लोगे तो वो पहले से कुछ टेम्परेचर होगा, है ना, उसका कुछ टेम्परेचर होगा।
जब उस टेम्परेचर में आप या तो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करा दो या 1 केल्विन इंक्रीज़ करा दो, बात बराबर होता है, जस्ट लाइक दिस, है ना। जैसे -5 डिग्री है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें केल्विन का कितना होगा तो 268 केल्विन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको -4 में ले गया तो ये कितना आएगा 289, है ना। तो दोनों में क्या किया मैंने, एक मतलब 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन मैंने इंक्रीज़ करा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब लैटेंट हीट क्या होता है, लैटेंट हीट जस्ट लाइक हिडन हीट, है ना। हिडन हीट ये करता क्या है, स्टेट चेंज करता है। स्टेट चेंज करने में जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है तो उस समय जब ये हीट इस एटम को पास जाता है तो वो एटम क्या करता है, उस हीट को यूज अपने बॉन्ड को ब्रेक करने में करता है। ये दोनों आपस में जब जुड़े थे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में क्या करेगा, वो यूज करेगा। तो जब वो यूज करेगा तो सारा का सारा एनर्जी दूसरे को ना ट्रांसफ़र करके वो खुद यूटिलाइज़ करेगा। जब वो खुद ब्रेक हो गया तो फिर वो एनर्जी क्या करेगा, दूसरों को देगा। तो उस समय कुछ देर के लिए क्या होता है, सारा का सारा टेम्परेचर रुका रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। और जैसे ही सारा का सारा बॉन्ड ब्रेक होता है वैसे ही फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्टार्ट करता है ना। इस तरह से होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्लियर। इसके बाद एक चौथा टर्म आता है डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन, सॉलिड में डिफ्यूजन होता है या नहीं, बताओ। सॉलिड में डिफ्यूजन होता है या नहीं होता है, होता है, नहीं होता, नहीं होता। मैं चौक से बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये भी एक तरह का डिफ्यूजन है। चौक क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है, और ये चौक सॉलिड है, तो डिफ्यूजन तो हो रहा है लेकिन मिनिमम हो रहा है ना। जैसे ये वाल है ना, तो इस वाल पे इस चौक से अगर मैं करूँगा तो इस चौक का निशान यहाँ पे आएगा, है ना, मतलब ये डिफ्यूज हो रहा है। डिफ्यूज होने का क्या मतलब होता है, इंटरमिक्सिंग, दोनों का मिक्स होना, है ना। तो देखो ये क्या है, रफ सरफेस है ना। रफ सरफेस पे जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो इसका क्या है, छोटे छोटे एटम्स होते हैं। वो छोटे छोटे एटम्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे चले जाते हैं, मतलब बोर्ड पे क्या होते हैं, छोटे छोटे एटम्स जो होल होते हैं, उस होल में क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण हम इसको देख पाते हैं, है ना, डिफ्यूजन हो पाता है। तो डिफ्यूजन होगा, कितना होगा, मिनिमम, ठीक है। इसके अलावा और कुछ होता है इसका, डिफ्यूजन हो गया। एक होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, गुड होगा, है ना, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ठीक है, क्लियर। तो ये 5 इसके क्या हो गए, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हो गए। ये सब तो क्लियर है ना। अब हम चैप्टर में इंटर कर रहे हैं, मींस 9th क्लास से ऊपर उठ के 12th क्लास में जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली जा चुके हैं, लेकिन अब टाइप्स ऑफ सॉलिड होगा, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। 2 तरह के सॉलिड होते हैं, एक होता है अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, और दूसरा जो होता है वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एक अमॉर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन। आपने 8th क्लास और 10th क्लास में ये दोनों वर्ड का नाम सुना होगा। 10th क्लास में आपको क्रिस्टलाइन सुनने को मिला होगा, 8th क्लास में अमॉर्फस सुनने को मिलता है, ठीक है। कैसे, तो जब हम कोक, कोल, है ना, ग्रिग्नाइट ये सब पढ़ते थे तो उस समय बताया, लिखा रहता था एक पॉइंट कि ये क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं,
ठीक है। जब हम 10 क्लास में आए थे तो डायमंड, बकमिंस्टर फ्लोरीन, और जब हमको पढ़ाया गया था ग्रेफाइट के बारे में तो वहाँ पे लिखा जाता था क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता है, बस एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे इसका मैंने एग्जांपल लिख दिया, क्या मैंने लिखा कोल और मैंने लिखा कोक, है ना। कोक यही होता ना, नहीं कोक ये होता है ना, ठीक है। या फिर हम लिख दे चौक, है ना, ये हो गया चौक, ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूँ तो इसमें क्या होगा, डायमंड होगा और क्या होगा, ग्रेफाइट होगा और फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन लिख लेना एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। अगर मैं क्रिस्टलाइन का बनाऊं तो क्रिस्टलाइन का जो रेगुलर शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है, एक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये फिर से ए, ठीक है, और ये बी, ये बी, ये बी, यहाँ पे बी, बी और ये बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ए ए, और यहाँ पे आएगा बी बी, ठीक है। ये इसमें क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट को ये फॉलो कर रहा है, ए बी ए बी ए बी। इसमें हमको पता क्या है कि इसके बाद क्या आएगा, तो बी आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, बी आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, ए आएगा। इस तरह से हमको पता है। मीन्स ये क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया गया, ठीक है। अब अगर हम अमॉर्फस सॉलिड का बनाएं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ए बी, मैं इसमें कलर यूज नहीं कर रहा हूँ, वैसे नॉर्मल बना देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ देर तक ये पैटर्न को फॉलो करेगा, जैसे ए बी ए फॉलो किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा हमको पता नहीं है, मतलब एक दो एटम जो होगा वो पैटर्न को फॉलो करेगा, लेकिन उसके बाद क्या आएगा ये हमको पता नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ए भी आ सकता है, यहाँ बी हो सकता है, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी हो सकता है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ए बी ए बी ए हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे कि एक पूरी तरह पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, ये रैंडम है, ये रैंडम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये क्या है, रेगुलर है ना, ये रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जो रेगुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो रेगुलर पैटर्न जब फॉलो होगा तो उनके बीच एटम का क्या होगा, एक स्ट्रक्चर जो होगा वो सॉलिड मीन्स ज़्यादा सॉलिड होगा, ठीक है। जैसे एक चौक का बनावट है और ये जो नीचे टाइल्स है मार्बल का बनावट है, ठीक है। तो चौक आपको बेसिकली क्या होगा, डिवाइड हो जाता है ना, टूट जाता है। ये टूटने का कारण क्या है, मतलब इसका जो अंदर का कंसिस्टेंट पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट गलत होगा, या कहो तो वीक होगा, तभी तो टूट गया। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं टूट पा रही है, जैसे मार्बल क्या होता है, इससे ज़्यादा सॉलिड होता है, तो अगर वो टूट नहीं पा रहा है तो उसमें क्या होगा, अरेंजमेंट क्या होगा, अच्छा होगा, है ना। जैसे तूफ़ान वगैरह आता है तो हम क्या बोलते हैं, किसी पेड़ कब गिरता है, जब उसकी जड़ें कमज़ोर होती हैं, ठीक है। और कोई पेड़ जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये लोग नहीं गिरते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जड़ें क्या होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, जैसे इनके इंटरनल का क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये अगर आपका सही रहा
तो क्या होंगी, जो ब्रिक बनेगा या कहो तो कोई भी जो सॉलिड बनेगा वो क्या होगा, एक अच्छा सॉलिड पैटर्न को फॉलो करेगा और एक अच्छा पैटर्न बनेगा, है ना। तो ये क्या हो गया क्रिस्टलाइन के लिए, और ये क्या हो गया अमॉर्फस के लिए। तो क्रिस्टलाइन क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट है फॉर लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग रेंज बोल सकते हैं। लेकिन जो अमॉर्फस है वो रेगुलर अरेंजमेंट तो है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, ठीक है। तो पहला अमॉर्फस लिखो, अमॉर्फस का डेफिनेशन हेडिंग लगाओ और लिखो अमॉर्फस सॉलिड, लिखो दोज सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड का हेडिंग बना के लिखो दोज सॉलिड विच हैव regular arrangement of constituents particles, हाँ लिखो ना, लिखो तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituents particle for short terms, ठीक है। इसमें भी रेगुलर अरेंजमेंट होता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। किसी बुक में आपको लिखा रहेगा इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, ऐसा भी लिखा हो सकता है, ठीक है, कि इरेगुलर अरेंजमेंट को फॉलो करता है। किसी बुक में क्या होता है रेगुलर अरेंजमेंट इन शॉर्ट टर्म के लिए भी लिखा रहेगा। तो जो मैक्सिमम बुक है ना, उसमें ये लिखा रहता है कि रेगुलर अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट टर्म्स, ठीक है। तो हम रेगुलर अरेंजमेंट इन शॉर्ट टर्म ही लिखाते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे ये वाला बना लेना, है ना, या ये बना के नीचे लिख देना रैंडम अरेंजमेंट, ठीक है। और एग्जाम्पल तो आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है, ये लिख लो, हो गया, ये अरेंजमेंट बना लेना। ठीक है, उसके बाद लिखना क्रिस्टलाइन, क्या ये ए बी जो होता है ना, जैसे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, तो वाटर में क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम होते हैं, है ना। तो उसी तरह ये दो एटम हैं जो आपस में क्या करिए बॉन्ड बना के एक स्ट्रक्चर का शेप लिए हैं, ठीक है, उस तरह के, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? जैसे रैंडम अरेंजमेंट होगा तो कोई भी रैंडम अरेंजमेंट मतलब डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्ट्रेंथ का मतलब जल्दी टूट जाएगा। हाँ, ये जल्दी टूट सकता है क्योंकि यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा ना। जैसे आप लोग बचपन में एक गेम होता था जिसमें हम लोग क्या होता था कि हम लोग पत्थर को इस तरह से रेगुलर में सरियाना होता था, है ना। अगर ये गिर गया, है ना, तो आप हार गए, और ये अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो आप जीत गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि कुछ इनका साइज होता था, कोई बड़े थे कोई छोटा, उस तरह से छोटा छोटा चलता था, है ना। तो अगर हम छोटे को नीचे ले ले फिर बड़े को अगर लगा दे तो ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, है ना। तो यही चीज़ है, ये क्या है इरेगुलरिटी है। अगर सारे जो पत्थर होते थे वो सेम साइज़ के होंगे तो फिर हम ऊपर नीचे किसी को भी रख दें तो वो तो हो जाएंगे। लेकिन अगर उनका साइज़ अलग अलग है तो अगर ऊपर नीचे हम रखेंगे, छोटे को नीचे और बड़े को ऊपर, तो वो आसानी से गिर जाते थे, है ना। तो उसी तरह का यहाँ भी पैटर्न है कि अगर आप रेगुलर अरेंजमेंट रखोगे तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इरेगुलर है तो उसको ब्रेक करने में आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जस्ट लाइक चॉक, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी है आपका, ठीक है, क्लियर ना। इसके बाद आप लिखो डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग बनाओ डिफरेंस बिटवीन, अच्छा क्रिस्टलाइन लिखना है ना, हाँ लिखो क्रिस्टलाइन का दोज सॉलिड which have regular arrangement of constituents particle for long range is known as
क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये जो मैं डिफिनेशन लिखा रहा हूँ अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का, ये बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, एक्चुअली ये दोनों का डिफिनेशन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए क्या है, एक थोड़ा सा लिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका। उसके नीचे आप ये बना लो, है ना, ये स्ट्रक्चर बना लो बस। उसके बाद हेडिंग बनाना कि डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। हो गया? कोई भी कंपाउंड का अगर रेगुलर स्ट्रक्चर होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई होगा। ठीक है, आप नॉर्मल देख लो कि ये जो ब्रिक बना है, मतलब घर बनता है, तो इसमें प्रॉपर ईंट को एक रेगुलर अरेंजमेंट में बनाया जाता है। ठीक है, फिक्स शेप में एक पे एक रखा जाता है। ठीक है, तभी वो जाके बनता है। ठीक है, अगर आप आड़ा टेढ़ा जैसे भी रख दो, ठीक है, तो वो गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन आप रेगुलर अरेंजमेंट कर लगा के रखते हो। पहले क्या होता है, घर बनते थे मिट्टी के भी, है ना, अब सीमेंट के बनते हैं। तो सीमेंट में क्या होता है, हम डिज़ाइन ज़्यादा तरह के दे सकते हैं, क्योंकि वो जो सीमेंट होता है उसको मजबूती देता है। लेकिन मिट्टी वाले घर में जाओगे तो आपको सिंपल सा घर मिलेगा। ज़्यादा उसमें क्या होता था, इधर उधर का नहीं दिया जाता था, जैसे डिज़ाइन वगैरह देना होता था, है ना। तो वो सीमेंट में दिया जाता है, क्योंकि सीमेंट मजबूती देता है, उसको पकड़ देता है ना। वो वाला बात हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक वॉल बना है, उसमें 4 ठो विंडो है और एक वॉल है जिसमें कोई भी विंडो नहीं है, तो इसमें क्या होगा? वॉल, जैसे आप एग्जांपल दिए ना हाँ, कि नॉर्मल अरेंजमेंट, अगर अरेंजमेंट एकदम ये सेम है रेगुलर रहा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा। अगर एक वॉल है उसमें एक भी विंडो नहीं और एक वॉल है उसमें 2-3 विंडो डाला हुआ तो स्ट्रॉन्ग तो वही होगा। स्ट्रॉन्ग जिसमें विंडो नहीं है ना। बाय द वे तुम देख लो, जब वेस्ट बंगाल में पिछले साल जो बहुत बड़ा भूकंप, मतलब क्या हुआ था, सुनामी आया था, मतलब हवा का झोंका आया था 180 के स्पीड से, तो वहाँ पे दिखाया गया था कि कुछ हॉस्टल वगैरह थे, सारे कांच दरवाजे टूट गए थे, है ना। लेकिन अगर सिर्फ दीवार होता तो वो कुछ नहीं होता, है ना। कुछ मकान वगैरह गिर गए थे, है ना। तो वो सब क्या होता है, अगर आपका प्रॉपर, जैसे देखो घर बनाने में क्या होता है कि प्रॉपर ये पिलर वगैरह दिया जाता है ना, पिलर पे खड़ा किया जाता है। अब जो घर बनते हैं उसमें ईंट का काम बस ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बस एक कवर देने के लिए यूज करते हैं, बाकी हमारा सारा काम पिलर करता है, पिलर पे ही घर खड़े होते हैं, तो मजबूती ये देता है। और पहले वाले जो घर होते थे, पहले वाले घर में पिलर नहीं दिया जाता था, पहले सिर्फ ईंट पे ही खड़ा होता था। ठीक है, इस तरह का। तो अब उससे ज़्यादा तो मजबूत ये होगा ना, क्योंकि यहाँ पे छड़ भी है, सीमेंट भी है, मिट्टी वाले घर से भी ज़्यादा सॉलिड होगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है किस तरह के मटेरियल भी यूज किया गया है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि आयरन है, यहाँ पे बोलेंगे एल्युमिनियम है, वहाँ पे बोलेंगे सिल्वर है, तो ज़्यादा मजबूत कौन होगा, आयरन का, है ना। कमज़ोर कौन होगा, सिल्वर का। ठीक है, हाँ, रेगुलर करता है। देखो जैसे तो थोड़ा सा तो रहता है, तभी तो ये एक साथ जुड़े हुए ना। उसके बाद तो वो उसका रैंडमनेस नहीं, मतलब कुछ कुछ टाइम पे वो करता है, मतलब एक सीधा सा पैटर्न है कि हमको पता होगा कि इसके बाद यही आएगा, वो तो नहीं होता। लेकिन एक शॉर्ट रेंज के लिए कर रहा है ना। हो सकता है आगे भी शॉर्ट रेंज के लिए करता हो। तो जो बीच में जो नहीं करता है ना, वहीं से ये क्या होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पैटर्न तो बहुत सारे होंगे, है ना। तो कहीं पे भी वह क्या हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है, जैसे इस चौक में देखो थोड़ा सा होल हो गया, मतलब यहाँ पे क्या था, वो पैटर्न फॉलो नहीं था, ये आसानी से टूट रहा है ना, खुद से टूट रहा है। ठीक है, ऐसा। लेकिन ये वाला जो लोगो मार्बल, ये कहीं पे भी आपको इस तरह का डिफेक्ट नहीं मिलेगा, उसमें प्रॉपर आपका क्या होगा, एक पैटर्न होगा। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट का स्टेबिलिटी, मतलब जैसे कोई भी सॉलिड का रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो रैंडम वाले से ज़्यादा स्टेबल, हाँ वो होगा, लेकिन सेम एलिमेंट का बना होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान देना, अगर ये आयरन लिए हो तो ये भी आयरन लो। ठीक है, जैसे ये मैंने मार्बल और ये क्यों लिया, क्योंकि मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है।
है ना। अगर मैं आयरन का ले लूँ और ये ले लूँ तो फिर डिफरेंस हो जाएगा, है ना। दोनों सेम मटेरियल का बना हो तो समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का ही रेगुलर अरेंजमेंट है, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का इरेगुलर अरेंजमेंट है, दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है ना। सर इरेगुलर मॉलिक्यूल्स होगा पर सेम साइज का होगा तो तब भी गिर जाएगा। जैसे वहाँ हाँ भाई इरेगुलर है पर सेम साइज का है तो दोनों सेम साइज। हाँ पर हाँ। इरेगुलर इरेगुलरिटी का मतलब जैसे ये चौक है, यहाँ तो सारे एटम्स इक्वल है ना। इरेगुलरिटी का मतलब होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन, अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रेगुलरिटी है तो ये क्या कर रहा है, एक तरह का पैकिंग जो बना रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये हाथ है ना, तो नॉर्मल रूप को दिखा रहे, अगर ये बराबर से इसके साथ है ना, होल्ड पे, तो ये मजबूती होगा। अगर हम बोले कि यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे इस तरह से है, तो ये मजबूती बहुत कम होगा। मतलब बात हो रही है पकड़ की, पकड़ कैसा है उसका एक दूसरे एटम के साथ। तो ये पकड़ अगर मजबूत है तो वो सॉलिड मजबूत होगा, लेकिन अगर पकड़ कमज़ोर हुआ है ना, तो वो सॉलिड क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। बस इतना सा है, बात है उसकी पकड़ की, दो एटम के बीच का पकड़ कितना सॉलिड है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है, बस इतना सा बात है, ठीक है। अब लिखो डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, ठीक है। डिफरेंस तो आप एक साइड लिखिए क्रिस्टलाइन, पहले क्या लिखेंगे, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। दूसरी साइड लिखेंगे अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा वो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा कि इसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, ठीक है। सीपी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज, ठीक है। यहाँ पॉइंट जो लिखा जाएगा पहला वो क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है, क्लियर। ये तो बात हमने पहले ही पढ़ रखा है ना। उसके बाद क्या होगा, इसका जो ये क्या होता है, दीज आर ट्रू सॉलिड, दीज आर ट्रू सॉलिड, क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, ठीक है। ये मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या होगा, दीज आर सूडो सॉलिड, दीज आर सूडो सॉलिड। और इस सूडो सॉलिड को एक नाम और जाना जाता है, कूल्ड, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड है वो, क्लियर। अगर तीसरा देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, या लिख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉलिड, है ना। मेल्टिंग पॉइंट इज इन शार्प, शार्प का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज इन शार्प मीन्स फिक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा,
मेल्टिंग पॉइंट इज इन रेंज, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज इन रेंज। इसके बाद होता है कि दीज आर अनआइसोट्रॉपिक, these are anisotropic in nature, ठीक है। और ये होते हैं these are isotropic in nature, ठीक है। सारा का मतलब मैं बताऊंगा क्या क्या होता है, ठीक है। आइसो का मतलब तो आपको पता होगा, आइसो का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी होती है, ठीक है। ये लिख लो। एक पॉइंट और होता है, वो पॉइंट होता है कि कूल्ड, हाँ क्या होता था, हाँ, प्रोड्यूस्ड बाय स्लो प्रोसेस ऑफ कूलिंग, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रोड्यूस बाय रैपिड प्रोसेस ऑफ कूलिंग, ठीक है। लिखा हो जाए तो बता देना, एक एक पॉइंट को मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। लिख लो पहले। हो गया। अब देखो, सबसे पहले रेगुलर अरेंजमेंट तो आप लोग ने समझ लिया है ना, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इरेज कर दो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका कि दीज आर ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड का मतलब क्या होता है कि केवल एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ हो, ठीक है। जैसे आयरन का मेटल का एक टुकड़ा ले लो, है ना, तो जैसे मान लो कि 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि ये जो एटम है इसमें केवल और केवल क्या होना चाहिए, आयरन के ही पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। एक ही तरह के, या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरह से अगर होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। जब हमने बोला कि ये रेगुलर पैटर्न फॉलो करता है, रेगुलर पैटर्न का मतलब ए बी या ABC होगा या ABC होगा, तो एक पैटर्न को फॉलो करते चलेगा कि 3 एटम को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या होता है, फिर से अपने आप को रिपीट करेगा, है ना। तो एक तरह का क्या हो गया, फिक्स है ये। तो जब भी कोई भी चीज़ फिक्स होता है तो वो क्या होता है, प्योर होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू सॉलिड। सूडो सॉलिड का मतलब क्या है, सूडो फोर्स का मतलब क्या होता था, एक छलावा या दिखावा, है ना। मतलब एक्चुअल में फोर्स नहीं होता है, बस हम लोग को लगता है कि फोर्स लग रहा है ना। उसी तरह ये एक्चुअल सॉलिड नहीं होता है, लेकिन सॉलिड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये वो है। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा है सुपर कूल्ड लिक्विड। ये किसके लिए यूज़ किया गया है, तो ये यूज़ किया गया है मिरर के लिए, ठीक है। आप लोग का मिरर देखा होगा, है ना। अगर 10-15 साल पहले आपके घर में अगर कोई मिरर यूज़ किया गया होगा कहीं पे भी, विंडो में, डोर में, या नॉर्मल हम लोग जिसमें मिरर में फेस देखा करते हैं वो वाला, है ना, प्लेन मिरर, वो अगर 10-15 साल पहले का मिरर है तो उसमें क्या होगा वो देखो। कि मान लो ये आपका मिरर था, ठीक है। तो पहले इसका थिकनेस था 1 mm ऊपर का और 1 mm नीचे का, ठीक है। 10 से 15 साल बाद, मीन्स अप्रॉक्स 15 ईयर्स बाद अगर आप उस मिरर को देखोगे तो ऊपर का थिकनेस 1 mm से क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा, और नीचे वाला 1 mm से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगा। चेंज कितना होगा कि 1 mm से 0.8 to 0.9 mm चला जाएगा, और ये क्या होगा 1.1 से 1.2 mm तक जा सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो मिरर होता है वो भी एक तरह का सॉलिड है। सॉलिड होते हुए भी क्या करता है, वो फ्लो करता है। तो वेरी स्लो प्रोसेस ये होता है,
जैसे हम लोग को पढ़ाया गया था 10th क्लास में कि कोरोजन होता था, सॉरी कोरोजन ही है ना, जंग लगना, अभी मुँह से कोरोना निकलने वाला था, ठीक है। तो कोरोजन जो होता है ना, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस पे होता है ना। उसी तरह यहाँ से क्या है, ये वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है, जिसको होने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो नॉर्मल थोड़ा सा डिफरेंस ही आएगा यहाँ पे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो ये जो सुपर कूल्ड लिक्विड है, ये बेसिकली किसके लिए यूज़ किया गया है, मिरर के लिए, ठीक है। तो मिरर का थिकनेस क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। उसके लिए मैं आपको फिगर बनाता हूँ, ठीक है। फिगर आप लोग को ये पहला और दूसरा दोनों को डिफाइन करेगा, ठीक है। देखो, अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें, ठीक है, तो क्रिस्टलाइन में क्या था, एक प्योर कंपाउंड था, या बोलो तो प्योर मेटल था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम बात करें हीटिंग इफेक्ट का, हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम हीट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे टेम्परेचर ले रहे हैं और यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, ठीक है। मान लो मैंने आयरन लिया, ठीक है। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 73 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पे वो मेल्ट करता है, ठीक है। तो आयरन का पहले से भी कुछ टेम्परेचर होगा, मैंने माना ये यहाँ पर था पहले से, ये टेम्परेचर इसका कुछ होगा। तो यहाँ से जब ये यहाँ तक गया तो ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को क्या किया, टच किया, ठीक है। जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को टच करेगा तो इस समय ये क्या होगा, ये तो सॉलिड होगा सिर्फ, है ना। मेल्टिंग पॉइंट के पहुँचने के पहले क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होगा। जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुँचा तो वहाँ पर क्या होगा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जब तक ये सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो मान लो यहाँ तक ये चला कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सॉलिड के साथ साथ लिक्विड भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सॉलिड मिला और लिक्विड भी मिला, है ना। अब जब यहाँ पे आया तो ये फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मिलेगा। क्लियर। तो ये कहाँ पे होगा, जब एक ही तरह के प्योर कंपाउंड हो, तो जैसे हम लोग वाटर में देखा करते थे, है ना। वाटर का भी कुछ इसी तरह होता था, आइस है, फिर आइस एंड वाटर दोनों होता था, फिर आइस होता था, ठीक है। अब अगर इसका दूसरा देखें, मीन्स कूलिंग इफेक्ट देख रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसको कूलिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं, मतलब हम लोग बनाएंगे कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। जब कूलिंग इफेक्ट करेंगे तो ये टेम्परेचर हो गया और ये आपका टाइम हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर इस बार क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ से ये नीचे आएगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, लिक्विड, फिर ये यहाँ से यहाँ क्या चलेगा, लिक्विड प्लस सॉलिड, और फिर नीचे आएगा, मतलब ये सॉलिड होगा, ठीक है। अब यही चीज़ अगर अमॉर्फस के लिए बनाए तो अमॉर्फस के लिए अगर जब बनाएंगे, ठीक है, ये टाइम एट टेम्परेचर और ये टाइम, टेम्परेचर और ये टाइम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे हीटिंग और यहाँ पे लगाएंगे कूलिंग, ठीक है। तो जहाँ तक जानते हैं कि अमॉर्फस में क्या होता है, रेंज में होता है, फिक्स नहीं होता कि कहाँ पे ये मेल्ट करेगा। एक टेम्परेचर क्या होता है, रेंज में होता है। तो जब हम इसका हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ से कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कराएगा, ठीक है, और ये आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह का फिगर मिलेगा। जब आप कोल्ड करोगे तो कोल्ड में आपको कुछ यूँ मिलेगा, इस तरह का, ठीक है। तो ये आपका फिगर बना, वो अमॉर्फस का है और ये क्रिस्टलाइन का, ठीक है, लिख लो।
हो गया? हो गया सबको? ठीक है। अब दूसरा टर्म आता है कि एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है पहले वो समझ लो, एन आइसोट्रॉपिक का, और यहाँ पे आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर होता है इसका मतलब कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, विद डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। ये होता है इसका शॉर्ट डिफिनेशन है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी विथ डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब अगर बात करें आइसोट्रॉपिक का, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज विद डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो कैसा फिजिकल प्रॉपर्टी होगा? तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये जो है इसमें हो सकते हैं आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, या आपको लिया जा सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। दो चीज़ों पे यहाँ पे मेजर किया जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बनाया था, इसके लिए मैंने एक पैटर्न बनाया था। वो पैटर्न कुछ इस तरह से था, ठीक है। इसके लिए भी एक पैटर्न बना था, ठीक है। और इसमें पैटर्न क्या था? तो इसमें था ए बी 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 ए, ठीक है। इसमें था जैसे ए बी ए बी 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 ए बी ए बी बी ए बी ए, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, मैंने लिखा है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी विद डिफरेंट डायरेक्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन लेना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लो ये आपका मेटल है, ठीक है, ये क्या है आपका मेटल है, तो मैं एक डायरेक्शन यहाँ से जाऊँगा और एक डायरेक्शन यहाँ से जाऊँगा। तो अगर इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों अलग अलग आया तो क्या कहलाएगा, ये एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। और अगर मैं एक ये सॉलिड है, मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ और यहाँ से यहाँ जाऊँ, तो यहाँ पर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और यहाँ पर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो दोनों अगर सेम आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो अब ये जैसे पैटर्न है मेरा, पैटर्न में क्या कर रहा हूँ कि मैं एक यहाँ से ये पैटर्न ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न मिला, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, और आगे भी आपको पता क्या होगा, ए ही आएगा, ठीक है। एक पैटर्न मैं ये ले लिया, देखो तो कौन सा पैटर्न मिला, सिर्फ ए पैटर्न मिला आपको। तो दो डायरेक्शन में आपको दो तरह के पैटर्न मिले, ठीक है। मीन्स आपका जो डायरेक्शन चेंज किए तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज किया, ठीक है ना। तो ये किसका हो गया एग्जांपल, एनाइसोट्रॉपिक का। अगर उसमें देखा जाए, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मैं एक डायरेक्शन ये लिया, ठीक है, और दूसरा डायरेक्शन ये लिया, ठीक है, लिया। अब देखो दोनों सेम है क्या,
अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपको पहले से पता था कि ये रेगुलर अरेंजमेंट है, कि यहाँ पे फिक्स होता है, मतलब पैटर्न फॉलो होता है तो फिक्स होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट आया, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी विद डिफरेंट डायरेक्शन, और इसको बोला गया एनआइसोट्रॉपिक, ठीक है। यहाँ पे हमको पहले से ही पता था कि यहाँ पे रैंडम पैटर्न है ना, यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, रैंडम ही आएगा, और हमने जब 2 डायरेक्शन लिया तो दोनों में रैंडम ही आया, ठीक है। तो जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही आया, रैंडम सोचा था रैंडम आया, तो जब रैंडम आया तो हम उसको क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं अमॉर्फस के लिए, ठीक है। तो सेम हो गया क्योंकि ये भी रैंडम है और ये भी रैंडम पैटर्न है, ठीक है। इसमें भी आगे क्या होगा हमको पता नहीं है, इसमें आगे क्या आएगा हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों को क्या मान लिए, सेम मान लिए। तो जब सेम मान लिए तो इसका क्या हो गया, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी विद डिफरेंट डायरेक्शन, और इसको क्या बोला जाएगा, आइसोट्रॉपिक, ठीक है। क्लियर है। तो ये पैटर्न बना भी सकते हो या सिर्फ आप ये पैटर्न बना के छोड़ सकते हो, है ना, ये वाला भी बना के छोड़ सकते हो, लेकिन ये बनाओगे तो समझ में आएगा, है ना, तो बनाओ, ठीक है। कुछ पूछना है? देखो एक्चुअली क्या है कि मैंने बोला कि ये होते हैं एनआइसोट्रॉपिक और ये होते हैं आइसोट्रॉपिक, ठीक है। अनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हमको मिलना चाहिए जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो पैटर्न था हम क्रिस्टलाइन का हमने लिख दिया, हमने एक हॉरिजॉन्टल लिया और एक कुछ एंगल पे कट किया, ठीक है। दोनों में क्या मिला हमको, डिफरेंट पैटर्न मिला, ठीक है। जो कि क्रिस्टलाइन में क्या होता है, सेम पैटर्न होता है लेकिन डिफरेंट मिला, तो क्या हो गया, एनाइसोट्रॉपिक। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर जब हम आए तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, अमॉर्फस। अमॉर्फस में हमने पहले से ही ये मतलब जानते थे कि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, होता भी है तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। तो इसमें हमको पहले से ही पता था कि इसमें क्या आएगा, रैंडम रेगुलर मतलब रैंडम अरेंजमेंट आएगा। तो जब हमने इसका डिफरेंट डायरेक्शन लिया तो हमको रैंडम ही आया। तो जब हमको पहले से ही पता था कि इसमें रैंडम ही आएगा और रैंडम ही आया तो मतलब दोनों तो सेम ही है ना, जैसा हमने सोचा था वैसा आया, तो दोनों सेम हो गया। इसीलिए हम इसको क्या बोले, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी विथ डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। और किसी को कुछ? अब एक लास्ट पॉइंट है कि प्रोड्यूस बाय स्लो प्रोसेस ऑफ कूलिंग और प्रोड्यूस बाय रैपिड प्रोसेस ऑफ कूलिंग, ठीक है। मतलब प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट, उसको प्रोड्यूस करने का बात हो रहा है। और यहाँ पे जो इरेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट शॉर्ट टर्म के लिए जो मिल रहा है, वो कैसे बन रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, आपके घर में फ्रिज होगा, ये गर्मी का मौसम है ना, तो फ्रिज तो यूज होगा, ठीक है। अब नॉर्मल सा एग्जांपल ये है कि आप एक कटोरा में पानी भरिए, आराम से जाकर रख दीजिए, ठीक है। तो अगर उसको ठंडा होने के लिए आप टाइम दोगी तो उसका सारा आइटम क्या हो जाएगा, एक तरह से रेगुलर अरेंजमेंट में आएगा। उसके बाद वो क्या बनेगा, सॉलिड का गेन करेगा। तो वो जो गेन करेगा तो वो बर्फ़ आपसे नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर डायरेक्ट पानी को ऐसे ही डाल दिए, है ना, और एकदम से फ्रीज हो गया, तो वो आपको आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। मीन्स उसको रेगुलर अरेंजमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आप किसी अगर आइस को देखोगे तो वो एकदम इजीली ब्रेक हो जाता है, लेकिन कोई आइस जो आता है वो एकदम से ब्रेक नहीं होता है। एक आइस क्यूब आता है, उसको ब्रेक करके देखो, क्या वो ब्रेक हो जाता है क्या? वो मेल्ट भी बहुत टाइम के बाद होता है, ठीक है। तो वैसे आइस क्रिस्टलाइन होते हैं, और आप जो फ्रिज में जमाते हो वो वाले आइस बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो अलग टाइप का उसमें अमॉर्फस हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता अमॉर्फस ही होगा, लेकिन होने के चांसेस हो रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब क्रिस्टल सॉलिड, ठीक है। मैं भी अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे तो एक दो रेगुलर पैटर्न तो मिल रहा है,
कहाँ पे सेम पैटर्न मिल रहा है आपको? यहाँ से जाओगे आप, नहीं मतलब वो जो फ्रंट यहाँ से जाओगे आप। सर नहीं मतलब जो आप स्नो भी दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट और एक जो हाँ। हमारे हाथ, तो इसमें जो एक इजी का हाँ हाँ वही सेम सेम। हाँ बोलो। जो आप लाइन ड्रॉ किए ना ये हाँ हाँ ये यहाँ से पैटर्न तो फॉलो की है ना मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो पार्टिकुलर पैटर्न मतलब सेम पैटर्न होना चाहिए था ना। जो एक हाँ एक ही तरह का पैटर्न हो, मतलब जो पैटर्न आपको यहाँ मिला है वही पैटर्न आपको वहाँ भी मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे। अब आपको लिखना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। हेडिंग बनाओ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये जो सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन, ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आयोनिक सॉलिड। ठीक है, दूसरा होता है मेटालिक सॉलिड। तीसरा जो होता है वो होता है कोवैलेंट सॉलिड। और चौथा जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें पहला पॉइंट ये बनेगा कि इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आएंगे, मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होंगे, आयोनिक है तो आयंस ही होंगे, है ना। यहाँ पर क्या होगा, आयंस। आयंस का मतलब कटायन और अनायन होगा। ठीक है, मेटालिक में क्या होंगे, मेटालिक होंगे, मेटल्स होंगे, है ना। ये क्या होंगे, मेटल्स। मेटल को जैसे Fe से Fe+2 आयन जब लिखा जाता है, जैसे ये Fe है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, है ना। तो ये Fe+2 जो है इसको बोलते हैं कार्नेल, है ना। तो इसको हम कार्नेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आइटम में क्या हो, आपको कार्नेल भी लिखा जा सकता है और मेटल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कोवैलेंट में सॉलिड जब होता है, कोवैलेंट सॉलिड जैसे डायमंड है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, मेटल होना चाहिए या नॉन मेटल होना चाहिए, दोनों नॉन मेटल होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या हो गए, नॉन मेटल्स। ठीक है, अब जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो यहाँ मॉलिक्यूल में क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स या सेम टाइप आइटम, जैसे O2 भी तो हो सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन आएगा ना, N2 हुआ तो नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद इसमें एक पॉइंट और बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हो गया, है ना। तो इसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आता है। सेकंड क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है ना। बताओ, आयोनिक सॉलिड क्या होगा, हाई होगा, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटालिक का हाई होगा,
कोवैलेंट का लो होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, कोवैलेंट सॉलिड है, डायमंड क्या लो होता है, सिलिका लो होता है, नहीं ना। यहाँ पर क्या होगा, हाई होगा। हाई क्यों होगा, ये सॉलिड है बस इसके लिए, ठीक है, इसी के लिए यहाँ पर क्या होगा, वेरी हाई होगा। तो ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन निकल के आ रहा ना, वेरी हाई, वो हाई ही था, यहाँ पे वेरी हाई है। अब जब मॉलिक्यूल आएगा तो क्या हो जाएगा, लो, है ना, लो हो जाएगा, ठीक है। सर एक डाउट था, बोलो। जैसे आयनिक बॉन्ड जब लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तब उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाँ। लेकिन जब सिंगल सिंगल बॉन्ड लेते हैं तब तो कोवैलेंट होता है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट सिंगल आयनिक बॉन्ड ले रहा है और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ले रहा है, उसमें तो सिंगल आयनिक बॉन्ड मतलब HCl, है ना, और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब O2 या N2 या CH4, ठीक है, CH। अब क्या बोल रहे, बोलो। जो हम सिंगल के पढ़े थे कि कोवैलेंट सिंगल अगर बॉन्ड रहता है तो आयनिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट हो जाता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे जाता है। सिंगल बॉन्ड पे हाँ, ऐसा होता है। सेम आइटम भी तो होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह, देखो ऐसा होगा कब, जब उसका पैकिंग अच्छा से हो, ठीक है। ये बस एक आप बना रहे हो, जैसे डायमंड क्या होता है, एक ही तरह के एटम के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सिलिका क्या होता है, सिलिका Si सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ मिलके एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। तो वैसा जब हो, आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मतलब सिंगल आइटम मतलब सिंगल बॉन्ड, वहाँ पे क्या होगा, हो सकता है वैसे, लेकिन वो रेयर होता है, आप डायरेक्ट वो नहीं बोल सकते, रेयर हो सकता है कि जितना भी होता है, जैसे डायमंड का फॉर्मेशन करूँगा तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा, है ना, और अगर सिलिका में बनाऊँगा तो वहाँ भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन एक एटम का मतलब सिर्फ एक छोटा सा मॉलिक्यूल के बारे में बोला जाए तो वो नहीं हो सकता, एक बड़ा सा एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन जब करेगा उसके लिए वो बोला जा सकता है। जैसे डायमंड जब बनता है तो एक बड़ा ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है ना, मतलब एक कार्बन के साथ 4 कार्बन, उसके 4 कार्बन के साथ 16 कार्बन जुड़े होते हैं, बहुत तरह बड़ा क्रिस्टल बनाता है, तब उस केस में आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आज ये जो मीथेन के लिए आप बोलोगे तो ये नहीं है, मीथेन बहुत जल्दी कंबस्टिबल होता है। एटलीस्ट वो कब बोला जाएगा, जब आपके पास 60 कार्बन से ज़्यादा हो, तब आप बोल सकते हो कि अगर सिंगल कार्बन हो। जैसे बकमिनिस्टल फ्लोरीन क्या होता है, एक सिंगल एटम में 60 कार्बन के एटम उसमें छिपे होते हैं, है ना, सिर्फ एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 60 एटम होते हैं ना, तो जब वैसा वैसा हो तब हम बोल सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक टर्म और आता है कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्ड है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो NCERT में क्वेश्चन है कि एक होता है सॉलिड NaCl, ठीक है, एक होता है मोल्टेन NaCl और एक होता है एक्वस NaCl। इन तीनों में कौन सा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएगा, मोल्टेन कराएगा, एक्वस नहीं करा सकता, नहीं कराएगा एक्वस। नमक और पानी मिला के बैटरी में चला सकता है, वो नहीं कराएगा, वो तो कराएगा, श्योर कराएगा, है ना, फ्री आयंस है ना। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्री आयंस चाहिए, है ना। फ्री आयंस कब मिलेगा, तो जब पानी में डाल रहे हैं मतलब उसका डाइल्यूशन करा रहे हैं, है ना। जब डाइल्यूशन होगा तो मैक्सिमम आयन क्या होंगे, ब्रेक होंगे, है ना। जब मैक्सिमम आयन ब्रेक होंगे तो उसका आयनिक तो ज़्यादा हुआ ना, मतलब और मैक्सिमम क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएगा। तो इन तीनों में कौन सा फ्लो नहीं कराएगा, सॉलिड वाला। अब सॉलिड क्यों नहीं कराएगा, फ्री नहीं रहता, वहाँ पे एक एटम पे अपोजिट जो एटम्स होते हैं, अपोजिट साइन के एटम होते हैं, उसको चारों तरफ से घेर के रखते हैं और एक हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करते हैं, ठीक है।
जिसके कारण वो एटम वहाँ से निकलना मतलब निकल नहीं पाता है। जैसे यहाँ देख लो, जैसे ये मान लो आपके पास एटम है, ठीक है, ये एटम है, ये एटम है, ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव लूँ तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, है ना। तो इस पॉजिटिव को चारों साइड से नेगेटिव घेर के रखा है, तो इसको निकलने नहीं देगा। अब उसी तरह इस नेगेटिव की बात करो, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, चारों तरफ से पॉजिटिव घेर कर रखा है, उसको निकलने नहीं देगा। तो जो सॉलिड NaCl होगा, मतलब सॉलिड आयोनिक होंगे, है ना, आयोनिक सॉलिड कंपाउंड, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मोल्टेन या एक्वस NaCl आए तो वो कंडक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आयोनिक सॉलिड है कंडक्टिविटी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बोलो। मोल्टेन और एक्वस में एक्वस ज़्यादा कराएगा, क्योंकि मोल्टेन का मतलब होता है कि प्योर कंपाउंड NaCl, ठीक है। अब NaCl कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा तो उसको तोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन जब वो एक्वस में रहेगा तो ऑलरेडी वो आयोनाइज होकर रहेगा। तो मोल्टेन फॉर्म का मतलब है कि वो बस लिक्विड है, नमक पिघला हुआ है ना, कंपाउंड तो है ना उसमें। NaCl टूट थोड़ी गया, Na+ और Cl फॉर्म में नहीं है ना उसमें, लेकिन आपको यहाँ पे ये ब्रेक फॉर्म में मिलेगा और यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा। मतलब ये तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आयन का फ्लो होगा, और यहाँ ऑलरेडी टूटा पड़ा रहेगा। आयंस यहाँ पे डाइपोल है ना, डाइपोल तो है ना डाइपोल। तो डाइपोल जब है तो जब चार्ज आएगा तो इसको तोड़ेगा ना, बस वही है। लेकिन यहाँ पे एक्वस में क्या हाइड्रेशन इसको करा रखा है, हाइड्रेशन एनर्जी इसके पास है, तो जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा उतना अच्छा ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस कराएगा, है ना। बस ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना क्या होगा, यहाँ पे अच्छा से लिख लेना कि पहला पॉइंट तो लिखना इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, है ना, क्या होगा, नो। मतलब यहाँ लिख लेना इस तरह, इन सॉलिड स्टेट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा में क्या होगा, इन लिक्विड या मोल्टेन, इन लिक्विड या मोल्टेन स्टेट, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लिख लिया ना। अब अगर पूछा जाएगा हीट का कंडक्टर कैसा है, तो हीट में कौन होगा अच्छा, इन तीनों में मतलब अच्छा कौन होगा हीट का, सॉलिड NaCl, मोल्टेन या एक्वस। सॉलिड, क्योंकि जब हीट का फ्लो होता है तो बॉडी टू बॉडी, और सॉलिड में बॉडी टू बॉडी क्या है, कांटेक्ट में है ना, तो वो अच्छे से हीट का फ्लो करा पाएगा, ठीक है। अब इसमें बताओ मेटालिक सॉलिड में कंडक्टर है क्या, क्या सॉलिड स्टेट, मैंने तो लिखा है ना पुअर कंडक्टर, मतलब थोड़ा मोड़ा कोशिश तो करेगा ना वो। अब जैसे हम लोग लिखते हैं लकड़ी के लिए बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर, तो लकड़ी भी तो थोड़ा मोड़ा तो आता है ना, एक रेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड, उतना तक तो वो फ्लो करेगा ना, उसके बाद नहीं करेगा, लेकिन वो तो करेगा ना उतना तक। अब अगर हम लिख दें कि एकदम से नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, आप पकड़ोगे NaCl को, अब जाकर टच करा दोगे 11,000 वोल्ट में, तो क्या होगा, हाथ तो जलेगा ना। उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उतना तक तो आएगा, है ना, उसके बाद फ्लो नहीं कराएगा, लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड तक तो आएगा, ठीक है। एक रेंज होता है, वो आपने 10 क्लास में पढ़ा ही होगा,
है ना। अब यहाँ पे बात आता है मेटालिक सॉलिड, क्या ये कंडक्टर है? तो है, इसमें भी तो फ्री आयंस होंगे, ये देखो कार्नेल का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस, या लिख लो तो गुड, ठीक है। कोवैलेंट क्या होगा? बैड, इसके पास आयंस नहीं होगा, ठीक है। अब ये भी क्या होगा? बैड, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? आयोनिक स्टेबल होते हैं, है ना, आयोनिक स्टेबल, या कहो तो आयोनिक न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, और आप लोग के लिए सीट है, लो पीछे फ्लो करो, पीछे भेजो, पीछे भेजो। दे दो उसको, ये तुम रख लो, वो तुम रख लो, और ये तुम रख लो। हो गया ना सभी को? ये है डीपीपी। आज जो मैंने पढ़ाया है वही सब है इसमें, ठीक है। सारी चीज़ें आप इसको देखोगे, है ना, बनाओगे। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो शायद समझ में नहीं आए, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखाया है। सबसे बड़ा बात है कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ही नहीं लिखा है, तो वो आपको खुद से यहाँ पे करना है। तो एग्जाम्पल मैं कल करा दूँगा, है ना। वंडरवाल क्रिस्टल, अपने वंडरवाल बॉन्ड नहीं पढ़ा क्या? हाँ, वो उसी में आएगा, मॉलिक्यूल में आएगा। मॉलिक्यूल में 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं, पोलर H बॉन्ड, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है डायपोल डायपोल, एक होता है इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। और वहीं पे आएगा वंडरवाल, तो वो मैंने अभी छोड़ रखा है, ठीक है। अभी बना के देखो, दिक्कतें होंगी तो वैसे भी मैं वो डिस्कस करूँगा और वो थोड़ा सा पढ़ा भी दूँगा, है ना। क्या कार्नेल? कार्नेल कुछ नहीं है, कार्नेल नॉर्मल इसका जो मेटल्स आयन के फॉर्म में होते हैं उसको कार्नेल बोलते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं ना? इसको बंद करो, बंद करो।